स्क्रीन दिख रही है बच्चों? जी सर। ठीक। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं फिर। तो हम लोग जो है 5G की इंट्रोडक्शन पार्ट तो देख लिया था हम लोगों ने इसका कि 5G के थ्रू क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। टाइम वाइज देख लेते हैं कि किस किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो टाइम वाइज अगर इसको देखेंगे तो 2014 में स्टार्ट इसके लिए इस काम के लिए स्टार्ट हो गया और इस पर जो डिफरेंट लेयर्स में बात होनी थी उसमें काम शुरू हो गया। तो 5G 3GPP में अगर देखा जाए 3GPP रेंज जो है उसमें 2016 में इसमें वर्क शुरू हुआ। पैरेलल में 4G में ऑलरेडी 2014 से चल रहा था। R12 R13 R14 उस वक्त स्टार्ट हुआ था। और बाकी इसके और जो लेयर्स हैं ITU ECP FP7 EC 5GPPP SDN NFV मोबाइल नेटवर्क क्रम के हिसाब से इसमें बदलाव आया 2014 से लेकर के। और अभी ये माना जा रहा है कि आप देखेंगे इसमें 5G डिप्लॉयमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, तो इसको दिख रहा है कि ये 2024 के आगे तक इसको लेके जाएंगे। जिसमें से कुछ इवेंट ऐसे हैं जो 5G के थ्रू कवर करने की इनकी कोशिश होगी। जैसे ये जो स्टार मार्क में दिख रहा है विंटर ओलंपिक्स इन साउथ कोरिया, फीफा वर्ल्ड कप जो रशिया में होना है, या समर ओलंपिक्स जो जापान में होना है। तो इसमें ऐसे इनकी पॉसिबिलिटी है कि 5G के थ्रू इसको कवर किया जाए। सवाल ये है कि ये जो टर्म्स आए, ये टर्म्स तो आप लोग को बहुत ज्यादा पता लगेंगे नहीं। तो ये टर्म्स तो इससे अगर टर्म की बात करें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि R14 क्या है, R15 क्या है, और ITU लेयर क्या हुई, EC लेयर क्या है, SDN NFV लेयर क्या है, ये टेक्नोलॉजीज क्या है। तो इसको चूंकि लेमैन अब आप फर्स्ट ईयर में है और 5G टेक्नोलॉजी तो 4G 5G जो है वायरलेस कम्युनिकेशन में फाइनल ईयर में पढ़ाई जाती है वे भी इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इसको कैसे, तो इसको समझाने का जो तरीका है उसको ऐसे समझिए कि 4G जो है, जब 4G टेक्नोलॉजी आई तो आपको याद होगा कि जब 4G टेक्नोलॉजी आई और नए नए कनेक्शंस मिलने लगे तो कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई, लोगों से इजीली बात हो जाती थी, डेटा भी बहुत अच्छी तरह से जो है ट्रांसमिट होता था। तो लोग स्विच ऑफ किए 3G से 4G पे और जियो के 4G सिम के लिए ही मारा मारी हुई। अब ऐसा क्यों है कि वही नेटवर्क है, वही सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम आने लगी। वॉइस ही नहीं अब आती है, डेटा ट्रांसमिशन तो दूर की बात है। तो इसको ऐसे समझिए कि एक जो मोबाइल टावर बनाया जाता है वो दो बातों का ख्याल रख के बनाया जाता है। एक होता है बेस्ट केस और एक होता है वर्स्ट केस। अब बेस्ट केस क्या है? बेस्ट केस का मतलब इतना समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल टावर बनाया गया और ये अज्यूम करके बनाया गया कि ये मोबाइल टावर 1,000 लोगों को बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दे देगा। तो ठीक है, स्टार्ट में जब वो मोबाइल टावर लगा और उसने स्टार्ट किया तो 1,000 के करीब जब कंज्यूमर थे, बहुत अच्छी जो है वो सर्विस दिया उसने। लेकिन उसके बाद जो है उस पे लोड बढ़ने लगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ने लगे।
उस पर्टिकुलर जो टावर है, मोबाइल टावर या एंटीना है, उससे जुड़े हुए लोगों का। तो चूंकि रेंज तो उसकी वही है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते गए, तो अब वो बेस्ट ना दे करके एवरेज परफॉर्म करने लगा। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि अब उस नेटवर्क से, यानी कि उस मोबाइल टावर के रेंज में जो है, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स वर्स्ट केस तक आ गए कि भाई हम अब इतने तक ही दे पाने की मेरी क्षमता ही है कि मैं मैक्सिमम जो है वो 5,000 ही दे पाऊंगा, इससे ज्यादा का नहीं दे पाऊंगा। तो दिक्कत अब वहां से आनी शुरू हुई कि अब बहुत सारी चीजें जो है वो बॉटल नेक हो गया, यानी कि अब उससे आगे का बढ़ नहीं पा रहा, उससे आगे की जो फैसिलिटी है 4G की, वो अवेलेबल नहीं हो रही। 5G में क्या कह रहे हैं ये, इसको अगर आर्किटेक्चर के हिसाब से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूं कि आर्किटेक्चर में किस तरह का बदलाव आया। पहले तो इस 5G टाइमलाइन को देख लेते हैं। 2016 की अंतिम तिमाही में, Q4 जो लिखा है Q4, 5G की इनिशियल स्टडी शुरू हो गई थी। यानी इस पे स्टडी का काम शुरू हो गया था, पढ़ने का काम शुरू हो गया था कि 5G के बारे में जानने का, ये कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। 2017 की चारों जो तिमाही है, Q1, Q2, Q3, Q4 में नॉन स्टैंड एलोन इसके जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में, यानी कि अभी जो इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था ना, इसके बारे में जो डिफरेंट डेटा है उनको कलेक्ट किया गया, और उन डेटा को, रॉ डेटा जो था, उस पर थोड़ा काम स्टार्ट हुआ। साथ ही साथ वो जो नॉन स्टैंड अलोन डेटा था, उस डेटा को इन्होंने स्टैंड अलोन डेटा में कन्वर्ट करना भी शुरू किया, और ये काम 2018 की तीसरी तिमाही तक चला। 2018 में और 2017 की तीसरी तिमाही Q3 से 5G का इवोल्यूशन की स्टडी, यानी कैसे इसको लाना है, एक्चुअल में लाना कैसे है, इस पर बात स्टार्ट हो गई, और इस पर जो है बहुत सारा काम भी शुरू हो गया 2018 के अंत तक आते आते। अब जो मैं बात कर रहा था आपसे कि 4G में आर्किटेक्चर के हिसाब से समझें, तो जब आप अपने फोन से बात कर रहे होते हैं, उस समय भी आप चाहें तो अपने डेटा को ट्रांसफर करते रहते हैं किसी ना किसी को। मान लीजिए कि आप उसी पर्सन से जिससे बात कर रहे हैं, और उस पर्सन को कोई डेटा सेंड करना है, आप डेटा भी सेंड करते हैं। अब ये क्या करता है 4G, आपको वॉइस के लिए उसने एक अलग पाथ दे दिया, डेटा ट्रांसफर के लिए एक अलग रास्ता दे दिया, दोनों रास्ते अलग अलग हो गए। 5G क्या करेगा, 5G कहेगा कि जिस रास्ते पे आपको जो बैंडविड्थ आपको बात करने के लिए दी गई है, उसी रास्ते को आपको डेटा के लिए भी दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब उसी डेटा पाथ को आप देंगे तो स्पीड कैसे बढ़ जा रही है। स्पीड ऐसे बढ़ेगी कि अभी आप जो देख रहे हैं मोबाइल के नेटवर्क पर, जो टावर देखते हैं ना, तो ये कुछ कुछ दूरी पे है, यानी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आने वाले समय में क्या होगा, जब 5G आएगा, तो 5G का ये है कि जो नंबर ऑफ टावर्स होंगे, वो नंबर ऑफ टावर्स बढ़ा दिए जाएंगे, दूरी उसके बीच में बहुत कम हो जाएगी। यानी अब आप इसको ऐसे समझिए कि हर 5-6 घर के बाद एक टावर होना, रखना पड़ेगा, और टावर की हाइट निश्चित रूप से कम हो जाएगी, उसका पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ टावर बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ टावर बढ़ने के साथ साथ उन नंबर ऑफ टावर्स की जो संरचना है, जो उसकी जो रूपरेखा है, वो भी थोड़ा बदली हुई रहेगी। वो अब जो एंटीना यूज करेगा उसको बीम फॉर्मेशन बोलते हैं, पहले एरे फॉर्मेशन में था। तो अब जब ये एंटीना पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर में, तो वहां पे बताया जाता है कि कितने तरह के एंटीना होते हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि गोल छतरी टाइप का एंटीना हुआ करता था, फिर उसके बाद से अब एंटीना चेंज हो गया, अब 4 पिलर टाइप के एंटीना ऊपर दिखते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल एक रॉड, सिंगल रॉड जैसा एक एंटीना दिखता है टॉप पे। तो ये सब एंटीना जो है, इनके कॉन्फ़िगरेशन है। 5G में कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ऊपर जाने के बाद छोटे छोटे पिलर फॉर्म में 360 डिग्री पे चारों ओर जो है उसको फैला देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर एरिया में 360 डिग्री का कवरेज हो जाएगा।
तो जब 360 डिग्री का कवरेज होगा और नंबर ऑफ टावर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, तो जो स्पीड है वो स्पीड एनहांस हो जाएगी। अब स्पीड एनहांसमेंट का भी इन्होंने क्या तरीका निकाला है? स्पीड एनहांसमेंट का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से फोन कर रहे हैं और जो फोन कर रहे हैं वो 4-5 घरों के बाद वाले को ही फोन कर रहे हैं। तो अभी तक क्या होता है कि अब जब आप कॉल करते हैं तो ये कॉल जो है वो जाती है नेटवर्क को, फिर वहां से सेंट्रल सर्वर को जाती है, फिर सेंट्रल सर्वर उसको फिर वापस उसी, सोचिए कि आप ही के रेंज में जो एंटीना है, टावर है, उसी टावर पे वापस भेजता है और फिर वहां से फिर वो उनके घर तक जाता है। 5G क्या करेगा कि इसमें जो टावर होंगे, एंटीना होंगे, ये खुद में बहुत ही डेवलप फॉर्म में होंगे, यानी खुद में इनकी कुछ डिसीजन लेने की क्षमता हो जाएगी, खुद में इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वो क्या करेगा कि वो कॉल को रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कॉल की कहाँ जा रही है। अगर कॉल उसी के एरिया में है, उसी के रेंज में है, तो वो फिर वहां जो है, वो फिर वहां उसको सेंट्रल सर्वर पे ना भेज करके अपने से ही डिसीजन लेकर के डाइवर्ट कर देगा उसी रेंज में। यानी अब क्या हुआ कि सेंट्रल सर्वर इस काम के लिए फ्री हो गया, उसको अब इसकी झंझट नहीं देखनी, अब ये सारा काम जो है वो खुद टावर पे डिपेंडेंट हो गया, यानी टावर डिपेंडेंट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो स्पीड की वेरिएशंस है वो हम लोग को मिलने लगेगी। अब एक और खासियत इसमें आएगी 5G के थ्रू। अभी तक हम लोगों का क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल की ट्रैकिंग करनी है, तो पर्टिकुलर सिम के हिसाब से, जैसे पुलिस को अगर किसी को मोबाइल सर्च करना है तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी बीआईटी गीडा में मैं बैठा हूं, तो इस रीजन के 3 टावर को वो सेलेक्ट करेंगे और 3 टावर को सेलेक्ट करके एक ट्रायंगल बना लेंगे और उस ट्रायंगल में वो उन तीनों नेटवर्क से ये एसेस करेंगे कि पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है इस सिम की। तो वो लोकेशन वो पुलिस को बता सकते हैं कि भाई इस लोकेशन में ये मोबाइल है, लोकेशन मतलब बीआईटी गीडा में है। ये तो 4G के थ्रू हो गया। 5G में क्या होगा, 5G में क्या होगा कि नंबर ऑफ टावर्स इसी रीजन में बढ़ जाएंगे, 3 के बजाय कम 20-25 हो जाएंगे। अब क्या होगा कि ये बताएंगे पुलिस को कि भैया बीआईटी गीडा में तो है ही, 3rd फ्लोर के रूम नंबर जो है, 3rd फ्लोर पे जो 5वां रूम है उसके दाहिनी तरफ वो आदमी बैठा हुआ है, मेज पे मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है। इवन इतना कुछ अब जो है वो बताया जा सकता है। तो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है, अब वो आइडेंटिफिकेशन ये कह लें कि प्राइवेट नहीं रह जाएगी। आप भले जीपीएस से कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो, आपकी जो लोकेशन है वो पता लगाई जा सकती है। तो काफी एडवांस हो जाएगा। इवन जैसे मान लीजिए पुलिस कहीं सर्च आउट ऑपरेशन के लिए जाती है, तो नेटवर्क के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि ठीक है, आप जहां से अभी मूव कर रहे हैं उससे 4 कमरे आगे बढ़िए, बाई तरफ कमरा है और उसमें दाहिनी तरफ जो है वो पर्टिकुलर मोबाइल लिए हुए आदमी बैठा हुआ है। इतना कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ होगा क्योंकि जो एंटीना यूज कर रहे हैं ना, टावर यूज कर रहे हैं, उनका नंबर्स पड़ गया और वो बीम एंटीना है। तो बीम एंटीना क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक बीम पे फोकस कर देते हैं और उस बीम में जितने भी मोबाइल होंगे उनकी पर्टिकुलर एग्जैक्ट पोजीशन वो बता देंगे। कैसे बताते हैं, वो 3 चीजों को लेते हैं, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, यानी कहाँ पे कितनी हाइट पे है, कितने डिग्री के एंगल पे वो बैठा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, वो सारी कुछ लोकेशन वो बताते जाएंगे। तो ये सब कुछ होगा 5G के थ्रू। तो 5G के थ्रू अगर इतना कुछ होगा तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी जब हम लोग के पास स्टार्ट में मोबाइल आए थे तो हम लोगों ने देखा था कैमरे का, तो पहले कैमरा वीजीए वाला था, फिर उसके बाद 3.2 मेगापिक्सल का कैमरा ही आया था, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कितना एडवांस कैमरा आ गया। अभी तो 13-13, 15-15 मेगापिक्सल और पता नहीं कितने फ्रंट और बैक कितने कैमरे वाले मोबाइल आ गए। इसके साथ ही अब आप देखिए तो पिक्चर क्वालिटी एनहांस हो गई। ये जो सब कुछ एडवांस हो रहा है, ये किस बात पे एडवांस हो रहा है, ये इस बात पे एडवांस हो रहा है कि आप जो डेटा यूज कर रहे हैं उसकी लिमिट कितनी है।
यही कारण है कि जो डेटा पहले हम लोग को एक महीने के लिए 1.5 जीबी मिलता था, वो खर्च नहीं हो पाता था। अब एक दिन में 2 जीबी डेटा भी कम पड़ता है। और आने वाले समय में का अंदाजा लगाइए कि क्यों 5G कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टावर्स बढ़ाने पड़ेंगे। 5-6 घरों के बाद आपको टावर लगाना ही पड़ेगा, भले उसकी पावर रेंज कम हो। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है अब वो माइक्रोवेव में नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी अब वो मिलीमीटर रेंज में हो जाएगी 5G में। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आईओटी जब आप लोगों ने पढ़ा था, तो आईओटी में आपको में याद होगा कि मैंने बताया था कि हर एक डिवाइसेस जो होंगी वो इंटरनेट से कनेक्ट होंगी, और मोबाइल के थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं। यानी मोबाइल के थ्रू आप डिवाइस को ही नहीं सिग्नल देंगे, डिवाइस भी सिग्नल देगा। अब जब डिवाइस सिग्नल देगा आपको, तो इट मीन्स कि डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक घर में ना सिर्फ 4 मोबाइल 5 मोबाइल होंगे, बल्कि कम से कम 25-30 ऐसी डिवाइसेस भी होंगी जो इंटरनेट से जुड़ी होंगी। और इतना डेटा तो सिर्फ एक घर को चाहिए होगा, तो कितना डेटा कंप्लीट चाहिए होगा। इन सारे डेटा की पूर्ति करने के लिए, इसका जो आवश्यकता है इसको पूरा करने के लिए, नंबर ऑफ जो एंटीनाज हैं, नंबर ऑफ टावर्स जो है उसको इंक्रीज करना होगा, उनकी पावर रेंज को बढ़ाना होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज को बढ़ाना होगा। तो अब जो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज होगी वो 5G की 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 25 गीगाहर्ट्ज तक यूज होने वाली है। और ये मिलीमीटर रेंज में होगा। अब माइक्रोवेव कम्युनिकेशन नहीं होगा, अब मिलीमीटर में होगा कम्युनिकेशन। तो नेचुरली कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होने वाली है, जिसकी वजह से एंटीना में जो है वेरिएशंस आएंगे। एंटीना की लंबाई नहीं बढ़ेगी, ज्यादा बड़े एंटीना नहीं होंगे, लेकिन वो एंटीना सारे डायरेक्शन में होंगे, ओमनी डायरेक्शनल नहीं होंगे कि एक डायरेक्शन में ही। उनका जो डायरेक्शनल व्यू है वो कंप्लीट 360 डिग्री होगा। तो ये सारा कुछ बदलाव आएगा 5G में, क्योंकि इसमें टर्म्स ऐसे सारे हैं, बहुत सारे, जो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे, कि वो टर्म आप लोगों ने कभी सुने भी नहीं है ना पढ़े हैं। जैसे अब ये आ गया की इनेबलिंग टेक्नोलॉजी में एसडीएन प्लस एनएफवी, तो नियर फील्ड व्यू क्या है, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। तो अब आप जैसे इसके पहले डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर एक बीम टाइप का है। ये जो घर दिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर एंटीना के थ्रू ये सारे जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड घर दिखाई दे रहे हैं। तो अब इन घरों में रहने वाले हर एक इंसान का मोबाइल का जो कुछ भी है लोकेशन, वो इस पर्टिकुलर एंटीना से किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। तो ये सब कुछ आने वाले समय में पॉसिबल होगा। ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बिल्कुल। कंज्यूमर इंटरनेट बिल्कुल ही चेंज होगा। अच्छा, कंज्यूमर इंटरनेट को कैसे चेंज करेंगे ये? तो इन्होंने कहा कि भैया आप जिस नेट, जैसे आप जिससे बात कर रहे हैं फोन से, और फोन से ही अगर आप डेटा भी उसी समय उसको भेजना चाहते हैं, तो अब आप जो वॉइस से कॉल हो रही है वो अलग नहीं होगी, और डेटा के लिए कॉल अलग नहीं होगी, आपको सेम पाथ पे ही दोनों चीजें हो जाएंगी। यानी कि जिस बैंडविड्थ पे आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, उसी बैंडविड्थ पे उसी नेटवर्क के थ्रू अब आपको इसको भी प्रोवाइड करा जाएगा, डेटा भी। कोई अलग पाथ नहीं होगा। लेकिन अलग कहाँ पे होगा? अलग इस दृष्टि से होगा कि ये जो कॉल की जा रही है, ये कॉल किसकी की जा रही है। जैसे मान लीजिए कि 5-6 नेटवर्क्स हैं, बीएसएनएल का है, एयरटेल का है, जियो का है, कई सारे हैं। तो इनका ये दिखेगा कि भाई बीएसएनएल पे बात बहुत हो रही है, जियो पे जो है वो ऑडियोज बहुत सारे, यानी गाने बहुत सुने जा रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं, या वीडियोस बहुत देखे जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर अपने उस नेटवर्क को वॉइस के लिए बना देंगे कि भाई ठीक है, वॉइस के लिए अब यही नेटवर्क यूज होगा, बाकी और कोई नेटवर्क यूज नहीं होगा। और सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं वो बात इसी बैंडविड्थ से करेंगे, इसी पाथ से करेंगे। जो वीडियो के लिए सुटेबल दिख रहा है वो वीडियो के लिए अलॉटेड हो जाएगा सभी के लिए। तो इस तरह से ये बदलाव करेंगे आने वाले समय में। तो इसकी वजह से जो स्पीड है वो फर्क पड़ेगा, वो 4G से एनहांस होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे ही एडवांसमेंट है, तो 3G से हम लोग 4G में आए, 4G में तो स्पीड पहले अच्छी खासी मिली,
पर अब 4G की स्पीड हो गई खत्म, 4G में वो बात ही नहीं रह गई, दिक्कत आती है, डेटा नहीं ट्रांसमिट हो पाता, बात ही नहीं हो पाती ठीक से। टेक्नोलॉजी तो एडवांस हुई, तो दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत वही हुई जो मैंने पहले आपको बताया कि जो नेटवर्क बनाया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में गलती अब यहाँ से हो गई कि जो एंटीना है, जो टावर है, उसकी एक कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर आप नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे देंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कराएंगे, तो वो नहीं पॉसिबल है कि अपनी पूरी सर्विसेज दे पाए, पूरे डेटा का ट्रांसमिट कर पाए, वॉइस को जो है उसी इजीली और क्लैरिटी के साथ वॉइस कॉल हो पाए, क्योंकि अब वो जो है वो वियर आउट हो गया, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर चला गया है। तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई 4G के बाद 5G आएगा तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी, तो दिक्कत बिल्कुल दूर हो जाएगी, स्टार्ट में तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ेंगे, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर वही दिक्कत आएगी। तो ये सब बदलाव के साथ साथ ये दिक्कतें भी आएंगी, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारी चीज तो जानते नहीं इसके बारे में, अभी ये भी टेस्टिंग फेज में है। तो अभी डेनमार्क में जैसे इसकी टेस्टिंग हुई, डेनमार्क के नॉर्वे में कहीं टेस्टिंग हुई, तो वहां पाया गया कि चिड़िया जो है सचमुच मरी थी 5G टेक्नोलॉजी के यूज से। तो अब वो चिड़िया इसकी वजह से मरी है, किसकी वजह से मरी, अभी ये तो एक शोध का विषय है, इस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। पर इतना तो हम लोग को दिख ही रहा है कि शहरों से गौरैया गायब हो ही गई 3G 4G के आने के बाद। मोबाइल टावर्स जिन घरों के में लगा या उन घरों के आसपास, कुछ जगहों पे रिसर्च की गई तो पाया गया कि ब्रेन कैंसर के मरीज बढ़ गए। तो रेडिएशंस तो है ही, आपका जो मोबाइल है ये भी जो है मिलीवाट में पावर यूज करता है, और ये माइक्रोवेव अवन का जो पावर होता है ना, सेम पावर होता है, बस ये है कि ये मिलीवाट में है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उससे ज्यादा का पावर जनरेट करती थी, इसलिए हमको पता नहीं लगता। पर अगर आप कान से ही जो है महीनों लगाए रखिए तो देखिए खराब हो जाएगा कान आपका, क्योंकि है तो रेडिएशन ही। आप उस रेडिएशन को जो है धीरे धीरे एक टाइम बेस्ड कर रहे हैं, कभी बात करते हैं कभी नहीं बात करते, इसीलिए कहा जाता है कि मोबाइल जब ना यूज कर रहे हो तो दूर रखें, कि रेडिएशंस तो उसमें से हैं ही, वेव्स तो आ ही रही हैं, उन वेव्स के थ्रू ही तो वो सिग्नल कैच कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो परेशान करेंगे। और 5G जब आएगा तो मोर पावरफुल रहेगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी ज्यादा होगी। तो ये सब अभी इसके कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां हैं, और वो हर एक टेक्नोलॉजी के साथ, कि टेक्नोलॉजी अपने साथ जो है वो कुछ अच्छाइयों को भी लेके आती है, कुछ बुराइयों को भी लेके आती है। हाँ, हम उसके बीच में कैसे सामंजस्य बिठाएंगे ये हमारे ऊपर है। अगर हम उसी पर डिपेंडेंट होते गए, अपने घरों में उस तरह का इस्तेमाल ज्यादा करते गए, तो हम वल्नरेबल हो जाएंगे डिजीज के लिए, जो है फिर खतरनाक स्थिति हो जाएगी अपने ऊपर। तो ये सब कुछ जो है 5G की टेक्नोलॉजी में होने वाले आने वाले समय के बदलाव। अब अगर जैसे ये आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है, तो रिसोर्स एंड फंक्शनल लेवल पे ये जैसे गाड़ियां दिख रही हैं, तो हर एक गाड़ी जो है वो अब इंटरनेट से कनेक्टेड होगी 5G के आने के बाद। अब ये जो तीन गाड़ियां हैं नीचे की तरफ, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहें तो इनके आसपास जो भी नेटवर्क होगा, जो भी एंटीना होगा, वो खुद ही सेलेक्ट करके और यहीं से सिग्नल इनको सेंड कर देगा। पहले क्या होता था, यहाँ से अगर सामने वाली गाड़ी को भी अगर आपको फोन करना है, तो वो सिग्नल सेंट्रल सर्वर को जाता था, वहां से फिर वापस उसी एंटीना पे आता था, फिर तब जाके इस ड्राइवर के पास जाता था, तब जाके बात होती थी। तो अब वो चीज दूर कर देंगे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जो नियर बाई एंटीना होगा वो खुद डिसीजन लेगा, नंबर ऑफ एंटीनास को बढ़ा देंगे। फिक्स्ड एसेस की बात कर रहे हैं कि इसको नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेस को बढ़ाएंगे। जो डेटा रखा जाएगा वो क्लाउड पे रखा जाएगा, ज्यादातर डेटा जो है वो क्लाउड पे रहेगा, और क्लाउड के भी कहाँ पे रहेगा, एज पे रहेगा, यानी ऑन द एज ऑफ द क्लाउड। तो हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा था, क्लाउड कंप्यूटिंग में यानी स्टोरेज हो रहा है, स्टोरेज भी कहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल एज पे, यानी तुरंत ही उसको रिट्रीव किया जा सके। पर ये सब तो फायदेमंद वहां के लिए ज्यादा दिखता है जहाँ पॉपुलेशन कम है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी अगर अच्छी आएगी तो सभी लेना चाहेंगे।
जैसे अभी अभी आप देख लें तो स्मार्टफोन करीब करीब हर घर में है, चाहे वो शहर का घर हो चाहे गांव का घर हो, नहीं 5 स्मार्टफोन तो एक तो जरूर ही है। तो हुआ क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो जोर पड़ा ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब जोर पड़ा तो जो जिस चीज के लिए वो डिजाइन किया गया वो नहीं कर पाया वो परफॉर्म समय के साथ साथ। अब उसमें दिक्कत आ रही, तो उसमें दिक्कत आ रही तो टेक्नोलॉजी को ही चेंज कर दे रहे हैं कि नहीं भाई चलो अब और एडवांस टेक्नोलॉजी लेते आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो जाएगी लेकिन उसका स्ट्रक्चर जब तक जो है उस स्तर का नहीं रहेगा कि सभी को वो सुविधा समान स्तर पे मिल पाए, तब तक उसका फायदा नहीं है। तो अभी हम लोग 4G के फायदे जितने पूरे पहले मिलते थे वो नहीं मिल पाते हैं। कभी नेटवर्क मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो वैसा ही हाल 5G का रहेगा, तो जब फिर 5G में होगा तो फिर कहेंगे 6G आएगा तो सही हो जाएगा। काम तो होना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, काम तो होना है कि जो एंटीना की पावर है उसको बढ़ाया जाए। हमारे 4G के स्ट्रक्चर को ही अगर अच्छा कर दिया जाए तो हम लोग की जो अभी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अभी की जो हम लोग के घर की डिवाइसेज हैं, अगर उनको इंटरनेट कैपेबिलिटी कैपेबल कर दिया जाए और डेटा की अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए तो वो चीज़ अभी भी पॉसिबल है अपने यहाँ। हाई स्पीड डेटा में 1 GB डेटा में लेकर के क्या करेंगे हम लोग? 1 GB डेटा पता लगा ये 2 मिनट में खत्म हो गया, उसके बाद अब डेटा ही नहीं है अपने पास। अब आप डिवाइसेस को जोड़ के रखे रहिए, वापस जो ही 2 GB का डेटा खत्म होता है तो वो तो स्पीड कहीं की कहीं चली जाती है, केबीपीएस में चली जाती है, कुछ भी नहीं ऑपरेट होगा। तो दोनों तरफ ही ध्यान देना होगा कि हम अगर स्ट्रक्चर को सही कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लायक कैपेबल है या नहीं है कि हम उस चीज को परफॉर्म करा पाए। तो तीनों ही लेयर में काम करना होगा, नेटवर्क लेयर में भी काम करना होगा, रिसोर्स लेवल पे भी काम करना होगा, रिसोर्सेज के फंक्शन लेवल पे भी काम करना होगा, एंड फाइनली द सर्विस लेवल पे। तो होगा क्या, स्टार्ट में सर्विस लेवल तो बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स कम रहेंगे, नेटवर्क आपने बनाया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे ये सबसे ऊपर वाला लेयर ही खराब होता है, सर्विस लेयर, जो अभी 4G में हो रहा है। तो 4G में सर्विस लेवल इसलिए खराब हो रहा है कि उसके नीचे का जो लेयर है नेटवर्क लेयर अब ये सेचुरेशन में आ गया है। अब इसमें इतनी बची ही नहीं जगह कि इसमें हो पाए। और वो क्यों आ गया? क्योंकि उसके नीचे जो रिसोर्सेज लेवल था उसमें नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव होना चाहिए वो हो नहीं रहा, नंबर ऑफ एंटीना बढ़ नहीं रहे, एंटीना की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाई जा रही। तो ये सारा कुछ जब तक बदलाव नहीं होगा ना, वो टेक्नोलॉजी का टोटल हम लोग को जो फायदा होना है वो नहीं मिलेगा। तो 5G के ओवरऑल आर्किटेक्चर की बात करें अगर लेमैन लैंग्वेज में तो कुछ ये इस तरह की है। और बिल्कुल अगर इसका टेक्निकल टर्म में जाए तो फिर हम लोग को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा कि एएमएफ क्या है, यूपीएफ क्या है, एसएमएफ कैसे काम करते हैं। तो वो चूंकि आप लोग के कोर्स में भी नहीं है, आप लोग को अभी तो स्टार्ट में खाली इन टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है क्या है। अब यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि सेवरल डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज होंगे। एक होगा स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में मतलब कि एक एक पर्टिकुलर एंटीना किसी एक ही काम के लिए बना दिया गया। जैसे मान लीजिए कि एक एंटीना डिप्लॉय किया गया और वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के पास है जो इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट के लिए या लोकल पीपल के लिए, तो वो पर्टिकुलर एंटीना डेडिकेटेड हो जाए उसी के लिए, तो उसको इन्होंने कहा स्टैंड अलोन। नॉन स्टैंड अलोन में क्या होगा कि वो कई सारे यूजर्स को एक साथ दे रहा है यूजेबिलिटी ऑप्शन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नॉन स्टैंड अलोन में जो पुराने वाले LTE टाइप के एंटीना थे वो भी यूज होंगे और अब जो न्यू जनरेशन के आएंगे एंटीना वो भी यूज होंगे, और दोनों ही यूज करके जो है वो यूजर को एसेसिबिलिटी देंगे। एक थर्ड क्राइटेरिया भी इन्होंने दिया कि स्टैंड अलोन को को एग्जिस्टेंस कराया जाए, जो अभी की एग्जिस्ट कर रही है लीगेसी LTE वाली उन सारे एंटीना के साथ इसको यूज कराया जाए। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं 5G के डिप्लॉयमेंट की। कुछ कंट्रीज में ये अभी स्टार्ट हुई है, इंडिया में तो अभी ये बिल्कुल कहा जाए तो बाल्य अवस्था में है। अभी तो काम इस पे चल रहा है कि हाँ कैसे शुरू करना है, कितने एंटीना लगेंगे। तो अभी इसको अब आप सोचिए कि 5-6 घरों के बाद अगर एंटीना लगेगा तो कहाँ पे लगेगा, कौन लगवाएगा कौन नहीं लगवाएगा, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, ये सब तो अभी स्टडी की बात है। क्योंकि डेफिनेटली 4G से तो ये पावरफुल होने वाला है 5G।
4G के तो रिपरकशंस देख ही रहे हैं कि उसके क्या नुकसान है, तो इसको कितना लोग इसको अप्रूव करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। तो गवर्नमेंट भी इस पे भी सोच सोच के ही कदम रख रही है कि क्या किया जाए 5G को लेकर के। इसीलिए देखिए 5G के सेट तो आ गए, मोबाइल तो आ गए मार्केट में, पर अभी टेक्नोलॉजीज पे अभी रुके हुए हैं कि कैसे इस पे काम किया जाए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन ये है कि जल्दी ही स्टार्ट करेंगे इसको। तो ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी का यूज प्रिकॉशन लेके किया जाए तो बात तो समझ आती है कि ठीक बात है, लेकिन अगर प्रिकॉशन नहीं होगा, जल्दी जल्दी में कुछ भी तरह से उसका इस्तेमाल करने लगे, तो हर एक टेक्नोलॉजी का अपना जो है डिसएडवांटेज है। अभी आप देख लीजिए, बाइक आप लोग चलाते हैं, अब इतनी हाई स्पीड बाइक आ गई, एडवांसमेंट तो हो ही गया, पहले की बाइक से तो एडवांस हो गई सब, स्पीड भी एनहांस हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन अगर चलाने वाला ट्रेंड नहीं है, रोड उस तरह की नहीं है, तो आप कुछ भी ले लीजिए, फायदा क्या है। आप बहुत अच्छी से अच्छी जगुआर फरारी लेके चले आइए, लेकिन चलाना अगर आपको मान लीजिए रेती चौक पे ही है, गोलघर में है, घंटाघर में है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसका क्या मतलब है? चलाएंगे तो आप उसी 10 की स्पीड पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत जरूरी। तो आज जो है इतनी बात मुझे रखनी थी आर्किटेक्चर की, कल इसका जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे हम लोग, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है इसके मेन, और फिर तब मूव करेंगे अगले इसका जो पार्ट है उस पर।